Hello students, welcome to today's class. So today we are going to cover remaining topics of chapter 8 that is data handling. और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है. अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना. पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना. ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को. तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड किया था, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे सेट को, तो बात करते हैं सेट की. सेट क्या होते हैं देखिए यहाँ पे. सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास. तो देखिए सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, जहाँ पे जो आइटम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं कॉमा से. जैसे कि लिस्ट में हो रहे थे वैसे यहाँ पे भी कॉमा से सेपरेट होते हैं, लेकिन जो आइटम्स होते हैं इसमें वो इनक्लोज होते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर. जो कर्ली ब्रेसेस होती हैं उसमें इनक्लोज होते हैं आइटम्स. तो सेट भी लिस्ट के तरह ही होते हैं. सिर्फ क्या चेंज होता है इसमें देखिए, यहाँ पे जो डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं. मतलब आप कोई डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे नहीं दे सकते सेट के अंदर, मतलब कोई वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, और यहाँ पे चेंज भी पॉसिबल नहीं होता. मतलब एक बार आपने एलिमेंट क्रिएट कर दिए तो उसमें चेंज पॉसिबल नहीं होता है. ओके, तो इसको थोड़ा और क्लियरली एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ये सेट बनाया है. ठीक है, सेट का नेम जो है मैंने सेट वन दिया है. सेट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल का नेम देते हैं वैसे इसका भी नेम कुछ भी दे सकते हैं आप. यहाँ पे भी आपके आइडेंटिफायर वाले रूल फॉलो होंगे. ओके, और ये देखिए सेट की वैल्यू है 10, 20, 3.14 न्यू दिल्ली. ये जो हमारे सेट की वैल्यू है. ओके, एंड ये वैल्यू जो है कर्ली ब्रेसेस में देखिए इंक्लोज हो रही है यहाँ पे. अब मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाया है, और प्रिंट फंक्शन में देखिए मैंने टाइप फंक्शन को लगाया है, और टाइप फंक्शन के अंदर मैंने रख दिया है सेट वन. तो क्या होगा, ये सेट वन का टाइप बता देगा कि किस टाइप का है वो, उसका टाइप रिटर्न करेगा बस ये खाली. ठीक है, इसके बाद में सेट वन को प्रिंट कर दिया तो सेट वन हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा. तो इस केस में तो हमारा सेट पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. देखिए 10 है, 20 है, 3.14 है, फिर न्यू दिल्ली है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. लेकिन सेट टू में देखिए आप, सेट टू में मैंने क्या करा है 1 2 1 3. तो यहाँ पे जो 1 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होती है. तो देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सेट टू को, तो यहाँ पे जो 1 है वो ओनली 1 टाइम ही आएगा. देखिए मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको. ये देखिए रहा आउटपुट. तो यहाँ पे देखिए क्लास सेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप फंक्शन को लगा दिया था तो सेट बता रहा है ये. ठीक है, इसके बाद सेट वन को प्रिंट करा था तो पूरा सेट आपका प्रिंट हो गया है. एंड यहाँ पे हमने सेट टू को प्रिंट करा था तो सेट टू प्रिंट हो गया है. लेकिन यहाँ पे देखिए सेट टू में आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, जो वन है वो आपका रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से. तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको. देखिए मैं बनाता हूँ सेट, सपोज सेट वन दे देता हूँ उसका नाम. ठीक है, सेट वन दे दिया. इसके बाद इक्वल का साइन लगाऊंगा एंड कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा. ठीक है, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो. ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से सेट वन लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगा दी. अब यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, सपोज 10, 20.5, हेलो. ठीक है, ये वैल्यू मैंने दे दी. इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगा. ठीक है, अब इसको प्रिंट कर देता हूँ. यहाँ देता हूँ सेट वन, प्रिंट सेट वन. ठीक है, इसके बाद में एक सेट और बना देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टू. ठीक है, इक्वल, और इसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ. सब देता हूँ 10, 20, 10, 50, 10. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 को मैंने 3 टाइम रिपीट कर दिया है. ओके, अब मैं करता हूँ इसको प्रिंट, प्रिंट सेट टू. इसको सेव करता हूँ मैं कंट्रोल एस से, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ. इसका नेम देता हूँ मैं सेट डॉट पी वाई. सेव कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया है. इसको मैं रन करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा आ गया है. देखिए फर्स्ट आउटपुट में आपका पूरा सेट प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी. लेकिन सेकंड सेट में देखिए आपकी वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पे 10 जो है ओनली 1 टाइम ही प्रिंट हुआ है. ओके, तो आई होप आप लोगों को सेट डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा. तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हमारा नन. तो नन डेटा टाइप क्या होता है देखिए यहाँ पे. नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू. इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू इन अ सिचुएशन. तो नन जो है एक स्पेशल डेटा टाइप है, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. मतलब एब्सेंस दिखानी है आपको किसी वैल्यू की, तो उसके लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने आपको लिटरल्स में भी नन लिटरल बताया था. तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर नन है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका डेटा टाइप नन है. ओके, और नन डेटा टाइप जो है वो किसी भी टाइप के स्पेशल ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, और इसकी वैल्यू ना ही तो जीरो होती है और ना ही फॉल्स होती है. ठीक है, मतलब सिंपली किसी भी वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं नन को. ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में
देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है ए और इसकी वैल्यू दे दी है नन। तो इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये अब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर प्रिंट फंक्शन लगाया है और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने दे दिया टाइप फंक्शन और टाइप फंक्शन में लिख दिया है ए को। तो यहाँ पे ए का टाइप बता देगा जो ए है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे नन। ओके, और इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट भी नन आएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये जो है टाइप आ रहा है नन और ये जो है आउटपुट आ रहा है इस वैल्यू का। ओके, तो आई होप आपको नन डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, बहुत ईजी से था, आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हमारा मैपिंग। ठीक है, मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। करंटली देयर आर ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। तो देखिए मैपिंग जो है वो एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। ओके, एंड करंटली पाइथन में ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है जो कि हमारा डिक्शनरी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं डिक्शनरी की, डिक्शनरी क्या होती है। ओके, तो डिक्शनरी जो होती है पाइथन में वो होल्ड करती है डेटा आइटम को और की वैल्यू को पेयर में। मतलब क्या, एक पेयर होती है जिसमें कि वो डेटा आइटम और की वैल्यू को स्टोर करती हैं, और जो आइटम होते हैं डिक्शनरी में वो इनक्लोज होते हैं कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, और डिक्शनरी की हेल्प से आप डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में जो की होती हैं वो सेपरेट होती हैं वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ कॉलन। ठीक, कॉलन के साइन से वैल्यू से उसे सेपरेट किया जाता है, और डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की। तो डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो यूजुअली स्ट्रिंग होती हैं और उनकी जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं। तो डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा की को स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ओके, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, मैंने डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी का जो नाम है वो है dict1। तो डिक्शनरी का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे इसका भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफायर वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो इस डिक्शनरी में देखिए आप जो आइटम्स हैं वो आपके कर्ली ब्रेसेस में क्लोज हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है, और यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इन्हें हम बोलते हैं की। ये हमारी की है और इन कीज की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, ये जो है आपके वैल्यूज है। ठीक है, तो की हो गई फ्रूट, एप्पल होगी वैल्यू, क्लाइमेट हो गई की, कोल्ड हो गई वैल्यू, ऐसे यहाँ पे प्राइस हो गई की एंड 120 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो आपको इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इनकी की देनी पड़ेगी, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट कराया dict1 को, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी इस स्टेटमेंट से। लेकिन यहाँ पे मैंने कराया देखिए dict1 प्राइस, तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइस वाली की है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्या आएगी वैल्यू 120। देखिए आउटपुट क्या आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आउटपुट आएगा, फर्स्ट केस में हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, सेकंड केस में हमारा आएगा 120, जो वैल्यू है सिर्फ वो प्रिंट होगी। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोड। मैं लेता हूँ डिक्शनरी का नाम सपोज इन्फो। ठीक है, इक्वल का साइन लगाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ इसका। अब यहाँ डिफाइन करता हूँ की को, तो यहाँ देता हूँ की सपोज नेम। ठीक है, और ये जो की होगी वो सिंगल कोड में रहेगी, सिंगल कोड या डबल कोड में दे सकते हैं, मैं देता हूँ यहाँ पे सिंगल कोड में। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉलन और अब दे देता हूँ इसकी वैल्यू, सपोज देता हूँ वैल्यू में यहाँ पे सचिन। इसके बाद इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट की दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज देता हूँ मैं यहाँ पे एज, ये भी सिंगल कोड में रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और देता हूँ सपोज 28, फिर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे एक की और देता हूँ, सपोज देता हूँ एड्रेस, कॉलन लगाऊंगा और एड्रेस दे दूंगा, सपोज देता हूँ दिल्ली, और ये दिल्ली रहेगा सिंगल कोड या डबल कोड में क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, और लास्ट में कर देता हूँ इसको क्लोज, डिक्शनरी कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा सचिन है वो सिंगल कोड या डबल कोड में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपके सिंगल कोड या डबल कोड में रहेगी, और बाकी जो की है वो भी आपके सिंगल कोड या डबल कोड में ही रहेंगी, जैसे कि नेम है, एज है, एड्रेस है। अब इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ देता हूँ प्रिंट, कर देता हूँ इन्फो। तो इस केस में हमारी जो डिक्शनरी है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ इसको। ये देखिए हमारी पूरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ओके, अब मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना, सपोज मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ नेम डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नेम है इसकी वैल्यू को दे दूंगा, तो मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा सचिन। ओके, देखिए किस तरीके से करूँगा इसको, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड मैं दे दूंगा इन्फो एंड यहाँ पे दे दूंगा की को, की क्या है नेम, जैसे है वहाँ पे वैसे ही दूंगा सिंगल कोड में। ठीक है,
इसको मैं कर दूंगा क्लोज एंड अब करता हूँ उसको सेव एंड करता हूँ इसको रन। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। फर्स्ट टाइम में पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, लेकिन सेकंड टाइम में ओनली सचिन आ रहा है। तो आई होप अब आप लोग को डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिए सारे डेटा टाइप, जो डेटा टाइप थे ये सारे डेटा टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप की। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे। तो देखिए कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है वैल्यू को चेंज करने की, मतलब किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट हमें कई बार पड़ जाती है, ठीक है। तो पाइथन में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें कि आप वैल्यू को चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ डेटा टाइप ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जिन डेटा टाइप में आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मतलब असाइनमेंट के बाद में अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, एंड ऐसे डेटा टाइप जहाँ पे कि आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक बार आपने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। और अगर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप में चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो वैल्यू है उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो पुराना वेरिएबल होता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि डिलीट हो जाता है, और उसी के नेम से एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाता है मेमोरी में। ओके, तो आई होप आप लोगों को म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं और कौन कौन से इम्यूटेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डेटा टाइप्स हैं ये सारे इम्यूटेबल हैं, और ये जो डेटा टाइप है ये म्यूटेबल है, मतलब इनमें चेंजेस पॉसिबल है लेकिन इनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। फिर प्रिंट करा ए को तो आ जाएगा आपका 10, फिर ए की वैल्यू कर दिया 20, फिर प्रिंट कर दिया ए को तो आ जाएगा 20। देखिए आपका आउटपुट आएगा 10 20। यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है इसका आउटपुट 10 है, और यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है इसका आउटपुट 20 है। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है इस एग्जाम्पल को देख के आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा हो और आप लोग सोचें कि जो इंटीजर डेटा टाइप है वो आपका चेंज हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी और यहाँ पे हमने 20 कर दी तो आउटपुट 20 आ रहा था। तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि वैल्यू चेंज हो रही है तो ये तो म्यूटेबल डेटा टाइप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखिए इसको समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल हमने करा 42, ठीक है, और बी इक्वल कर दिया हमने ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 42 है और बी की वैल्यू भी 42 है, क्योंकि हमने बी के अंदर ए को पास कराया तो बी की वैल्यू ही जाएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो है 42 हो गई। अब देखिए यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू जो है सेम है, मतलब दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, लेकिन अगर मैं चेंज करता हूँ ए की वैल्यू में तो बी की वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। देखिए इसको करके दिखाता हूँ मैं। सपोज ए की वैल्यू कर देता हूँ मैं 3, ठीक है, और अब मैं प्रिंट करता हूँ बी को। तो देखिए जब बी को प्रिंट करूंगा तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 42 ही आएगी, बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर ये चेंजेबल होता तो जो ए की वैल्यू है वही आपकी बी की होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बी की वैल्यू जो है वो 42 ही आएगी। आउटपुट देखिए यहाँ पे 42 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये चेंजेबल नहीं है, इसीलिए हम इंटीजर डेटा टाइप को म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंजेबल होता तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाती, जो ए की न्यू वैल्यू वही यहाँ पे आ जाती, ठीक है। तो इसीलिए चेंजेबल नहीं है। देखिए क्या होता है लॉजिकली, कंप्यूटर में जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज कि ए वेरिएबल बनाया है मैंने, ठीक है, ए इक्वल मैंने 10 कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने 10 कर दिया, तो ये एक वेरिएबल बन गया है कंप्यूटर के अंदर और इसको एक लोकेशन मिल जाती है मेमोरी में। सपोज कि इसका एड्रेस मिल गया इस तरीके से 100, ये एड्रेस मिल गया इसको मेमोरी में, ठीक है। अब अगर मैं कर देता हूँ ए इक्वल 20 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो पुराना वेरिएबल होगा वो डिलीट हो जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसी के नेम से न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा ये वाला, मतलब ये अलग वेरिएबल बनेगा। ऐसा नहीं कि इसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो गई, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा और ये न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से पाइथन में वेरिएबल्स वर्क करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे करता हूँ, पहले इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कोड, ए इक्वल कर देता हूँ सपोज 10, ओके, और बी इक्वल कर देता हूँ मैं ए, ठीक है। अब प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए ए को, एंड प्रिंट करता हूँ मैं बी को, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ मैं सपोज वेरिएबल डॉट पी वाई, ठीक है। ये मेरी फाइल सेव हो गई। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दोनों का ही आउटपुट 10 आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब देखिए अगर मैं चेंजेस करता हूँ ए की वैल्यू में तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मैं कर देता हूँ ए इक्वल 20, और अब प्रिंट करता हूँ बी को, बी, एंड फिर प्रिंट करता हूँ ए को, प्रिंट
ए। सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले जो थी 10 थी तो 10 आ रही है, और बी की वैल्यू भी 10 थी तो 10 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज कर दी थी तो ए की वैल्यू कर दी थी 20, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंट बी करा गया तो बी की वैल्यू पुरानी ही आ रही है, मतलब 10 ही आ रही है। एंड ए को प्रिंट करा है तो आपका 20 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए इम्यूटेबल है। मतलब जो भी चेंजेस आप वेरिएबल में कर रहे हैं वो आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं बी में। तो इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। जब आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें और वैल्यू चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। आई होप आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करूँ इम्यूटेबल डेटा टाइप की, मतलब जहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि आपकी डिक्शनरी है या फिर आपकी लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसमें क्रिएट करता हूँ 10 20 एंड यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। अब कर देता हूँ इसको प्रिंट एंड लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ चेंज करना, सपोज मैं चाहता हूँ इस हेलो की जगह वेलकम लिखना, तो वो मैं कर सकता हूँ। देखिए किस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट 1। ठीक है, और इसका इंडेक्स दूंगा, किस इंडेक्स में मुझे चेंजेस करना है, तो मुझे करना है इस इंडेक्स पे चेंज। तो ये इंडेक्स कौन सा हुआ, 2। ठीक है, तो यहाँ पे दे दूंगा 2। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे मुझे चेंज करना है, क्या करना है मुझे, हेलो की जगह करना है वेलकम, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं वेलकम। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा मैं लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 को प्रिंट कर दिया। इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में चेंजेस हो गए हैं। पहले आपका हेलो था, बाद में यहाँ पे वेलकम हो गया है। तो आई होप अब आप लोगों को म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा डेटा टाइप का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी डेटा टाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल को भी डिस्कस कर लिया हमने। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा ऑपरेटर्स। तो देखिए ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको लास्ट चैप्टर के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे भी मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद में हम ऑपरेटर्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एन ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। तो ऑपरेटर जो है वो कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वैल्यूज पे, एंड जिन वैल्यूज पे ये वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इसको देखिए, ये एक्सप्रेशन है देखिए 10 प्लस नम। तो इस एक्सप्रेशन में जो 10 है एंड जो नम है ये दोनों हो गए हमारे ऑपरेंड। इन दोनों को बोलेंगे हम ऑपरेंड। जो नम हो गया और ये 10 हो गया, ये हमारे ऑपरेंड हो जाएंगे, और ये जो प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो पाइथन में देखिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये कुछ टाइप के ऑपरेटर हैं जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो सारे टाइप हैं ये टाइप हमारे बाइनरी ऑपरेटर के। जो बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताए थे, ये उसी का टाइप है। जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं उसी का टाइप है। मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, और यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो ओनली 1 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। तो ये एक तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स के ही टाइप्स हैं। ओके, तो चलिए इन सारे ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए टेबल है। तो इस टेबल में आपके देखिए सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं। ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला एडिशन ऑपरेटर, ये इसका सिंबल होता है प्लस वाला। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, ये इसका सिंबल होता है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिस्क के साइन से। फिर है डिवीजन, इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। फिर फ्लोर डिवीजन है, इसके लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। एंड नेक्स्ट है रिमाइंडर, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, इसके लिए सिंबल यूज होता है, परसेंटेज का साइन जो है। एंड लास्ट है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 एस्टेरिस्क के साइन से। ओके, तो इन सब का क्या क्या यूज होता है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन में जो प्लस साइन होता है इसको यूज करते हैं वैल्यूज को सम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरीके से लिख देंगे 13 प्लस 3.5 तो यहाँ पे सम हो जाएगा 16.5। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे जो माइनस होता है ये यूज होता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 45 माइनस 35 तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो स्टार होता है, मतलब जो एस्टेरिस्क का साइन है, इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसके लिए लगा देंगे आप स्टार। देखिए यहाँ पे 6.2 इंटू 6 तो आपका आ जाएगा 37.2। ओके,
एंड नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन में जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसको यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से -5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा -2.5। एंड अगर आप डिवाइड करेंगे 10.0 को 3 से तो आपका ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से। अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। तो फ्लोर डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश और इसका काम भी डिवाइड करने का ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है उसको नेग्लेक्ट कर देता है ये, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये डिस्प्ले नहीं करता आउटपुट में। देखिए यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आना चाहिए 2.5, लेकिन यहाँ पे देखिए आ रहा है सिर्फ 2, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये नेग्लेक्ट कर देता है, उसको हटा देता है। इसी तरीके से अगर आप -5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा आपका -3। अब बात करते हैं रिमाइंडर की, जिसको कि हम मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका सिंबल होता है ये, इसको यूज़ करते हैं रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। अगर आप किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे आप मॉडुलस ऑपरेटर को। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका रिमाइंडर जो है 1 आएगा, बीच में आपको मॉडुलस ऑपरेटर लगाना होगा। इसी तरह अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। एंड अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 6। ओके, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का सिंबल ये होता है 2 एस्टेरिस्क के साइन। तो इसको यूज़ करते हैं किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब किसी भी नंबर की अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आप यूज़ करोगे ये सिंबल। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और उसके बाद में एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा दिया है और उसके बाद में 3 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो आउटपुट आएगा आपका 8। ओके, तो चलिए जल्दी से मैं इन सारे ऑपरेटर को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पाइथन सेल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको 1 बाय 1। पहले बात करते हैं एडिशन ऑपरेटर की। तो यहाँ पे करता हूँ सपोज 20 प्लस 10, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, देखिए ऐड हो गए। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। मैं करता हूँ 20 माइनस 5, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखिए 15 आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे करता हूँ 10 इंटू 5, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखते हैं इसको भी, यहाँ लिखता हूँ 10 और इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो इसकी डिवीजन हो जाएगी और जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया है। ओके, अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, देखिए जो बाद के जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद में, ये डिस्प्ले नहीं होंगे, इनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ओनली आउटपुट में 3 आएगा। देखिए करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मैंने फ्लोर डिवीजन लगा दिया है, तो ओनली आउटपुट में 3 आएगा, देखिए यहाँ पे ओनली 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर को। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 10 और मॉडुलस ऑपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में लिख देता हूँ 3, तो जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। देखिए एंटर करता हूँ, देखिए रिमाइंडर हमारा 1 था तो आ गया 1। अब लास्ट हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ सपोज 2 और यहाँ पे लगा देता हूँ एक्सपोनेंट ऑपरेटर को, 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 5, तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी। एंटर करता हूँ, देखिए तो पावर कैलकुलेट हो गई है 32। ओके, तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आई होप आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू असाइन करना, मतलब किसी भी वेरिएबल में अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसको असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ a इक्वल 10, ठीक है, तो ये 10 जो वैल्यू जा रही है इस a के अंदर वो जा रही है इक्वल की हेल्प से, तो इक्वल जो है वो यहाँ पे एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है। वैसे मेन असाइनमेंट ऑपरेटर आपका यही होता है, इक्वल का साइन, लेकिन इसको दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज़ करके भी वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनको समझ लेते हैं 1 बाय 1। देखिए तो पहले बात करते हैं इक्वल की। देखिए x इक्वल 5 कर दिया, तो सिंपली क्या है जो x होगा उसमें 5 स्टोर हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इसकी। तो इसको यूज़ करके भी आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, हाँ एग्जाम्पल में देखिए x प्लस इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको तो इसका मतलब है x इक्वल x प्लस 3। मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है उसमें पहले +3 करो, उसके बाद में इस x में स्टोर कर दो। देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है, x में प्लस करो 3, उसके बाद में x में स्टोर कर दो।
इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस ऑपरेटर की। तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए x माइनस इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वलेंट है इस एक्सप्रेशन के। इस तरीके से लिख सकते हैं आप x इक्वल x माइनस 3, तो x में से -3 होगा, उसके बाद में x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल को यूज कर सकते हैं आप। इस तरीके से लिखेंगे आप x मल्टीप्लाई इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इक्वल x मल्टीप्लाई 3, मतलब x में पहले मल्टीप्लाई 3 होगा, उसके बाद में x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए किसका इक्वलेंट होगा, ये x इक्वल x डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या है, x की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेगा 3 से, उसके बाद में x में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लिख करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलर इक्वल, तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं x मॉडुलर इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या है, x को डिवाइड करो 3 से और जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर कर दो x में। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन इक्वल है, यहाँ पे क्या होगा देखिए x फ्लोर डिवीजन इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है उसको पहले फ्लोर डिवीजन करो 3 से, उसके बाद में जो वैल्यू आए उसको x में स्टोर कर दो। इसी तरीके से लास्ट वाला भी है, देखिए एक्सपोनेंट इक्वल, तो क्या होगा देखिए एक्सपोनेंट इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है उसमें एक्सपोनेंट करो 3, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर कर दो x में। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग मेथड है, अगर आप इस तरीके से लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से अगर कहीं पे भी आपको प्रोग्राम में लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से ही कैलकुलेट होंगी। ये जो मेथड है इस तरीके से कैलकुलेट होंगी वैल्यू, ये जो है शॉर्ट हैंड तरीका होता है वैल्यू को असाइन करने का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने पाइथन आईडी को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ a इक्वल 10, और अब इस तरीके से वैल्यू असाइन करता हूँ। यहाँ पे देखिए a प्लस इक्वल 5, ठीक है, और इसको करता हूँ प्रिंट a। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए जैसे रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 15, ये जो 5 है वो a में प्लस हो जाएगा। देखिए चला के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट है इस एक्सप्रेशन के, देखिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे a इक्वल a प्लस 5, इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है ये एक्सप्रेशन, इसीलिए वहाँ पे 15 आउटपुट आ रहा था। देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और इस तरह रहने देता हूँ, सेव करता हूँ इसको एंड रन करता हूँ, तो अभी भी 15 आएगा। देखिए 15 आ रहा है। ओके, तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्ट हैंड तरीका यूज कर सकते हो जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, जो कि हमने देखा था ये वाला तरीका। ठीक है, तो चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो हमारा शॉर्ट हैंड मेथड होता है। ठीक है, तो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में इक्वल को लगा देंगे आप इस तरीके से, तो वहाँ पर उस तरीके से वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होंगे कि किस किस तरीके से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो को यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।